नमस्कार दर्शकों, साहित्य यात्रा की आज की कड़ी में मैं कंचन डोभाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको मिलवाएंगे देश के जाने माने शायर, साहित्यकार जनाब अंबर खरबंदा जी से। आपने हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। नश्तर खानकाई, शायरे अंबरी तथा प्राइड ऑफ उत्तराखंड और भी ना जाने कितने सम्मान आपको मिले हैं। तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। वो कहते हैं ना, सहरा सहरा रात करें हम, तन्हाई की बात करें हम, क्या बात, एक दूजे के दर्द टटोलें, कुछ बातें बेबात करें। क्या कहने बहुत सर अच्छा। शुरुआत करते हैं शुरू से कि आपने उर्दू से आपका रिश्ता कैसे जुड़ा। मेरे साथ बहुत बड़ी खुशनसीबी मैं मानता हूँ कि मैं जब सिर्फ 10.5 साल का था तब से मैं उर्दू में आ गया। यहाँ पर उस वक्त यूपी हुआ करता था, उत्तराखंड नहीं होता था, और यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला होता था, यानी कि इंग्लिश और हिंदी आपको कंपलसरी लेनी है, उर्दू या संस्कृत में से एक का चुनाव करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उम्र के इस मुकाम पर आके मुझे उस फैसले पर बहुत खुशी होती है कि मैंने उर्दू को चुना, और आज लगभग यूँ समझ लीजिए 57 साल से ज़्यादा हो गए कुछ इस ज़बान के साथ जीते हुए। लगभग पिछले 6 दशकों से आप उर्दू की सेवा कर रहे हैं। करीब। सर उर्दू पढ़ना एक अलग चीज़ है और उर्दू शायरी करना एक अलग चीज़ है जी। तो आपको वो कौन सा पल था जब आपको एहसास हुआ कि आप में भी एक शायर बसता है? क्या था वो, कौन सा मौका था? शायरी का सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो है जज्बात से। जज्बात के बगैर तो आप जानती हैं शायरी नहीं होती, और जज्बात से खाली जो शायरी होती है वो सिर्फ जिसको हम उर्दू में कहते हैं लफ्ज़ी, या हिंदी में कह लें तो बुद्धि विलास आपने कर दिया, कुछ अल्फाज को इधर से उधर रख दिया। लेकिन अगर जज्बात आपके गहरे नहीं हैं, और ये परवरदिगार हर एक को ये चीज़ नहीं देता, किसी किसी को अता करता है कि उसकी जहन में, उसके दिल में समाज और अपने आसपास के जो परिवेश होता है, आसपास का माहौल होता है, उसको देखे और उसमें से जो चीज़ें उसके दिल पर असरअंदाज होती हैं फिर उसको अपनी कलम के हवाले से, भले ही उसे आप शायरी कह लें, कुछ कह लें, या और भी कई चीज़ें हैं। कुछ लोग कहानियाँ लिखते हैं, नावल लिखते हैं, वो सब अलग अलग असनाफ हैं, अलग अलग विधाएं हैं, तो उनमें काम करते हैं। संवेदना और जज्बात का होना पहली शर्त है। जी सर, आपका नाम ओम प्रकाश खरबंदा जैसे कि आपने बताया, और आप लिखते अंबर खरबंदा के नाम से हैं। तो आपने अंबर नाम क्यों चुना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी अच्छा बन जाता है कि अंबर जो लफ्ज़ मैंने अपने लिए चुना है वो आम तौर पर अंबर का जो मतलब लिया जाता है उससे थोड़ा अलग है। अंबर जो हिंदी का लफ्ज़ है, हिंदी का जो शब्द है, वो आकाश के लिए, दिशाओं के लिए, वस्त्रों के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है। मैंने जो अंबर इस्तेमाल किया है वो बेसिकली अरेबिक भाषा से आया है, और आप जानते हैं कि उर्दू में अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, हिंदी, ये सब ज़बानों के अल्फाज को मिला के उर्दू बनाई गई है। तो ये अंबर लफ्ज़ जो है ये एक खुशबूदार एक चीज़ होती है, काफ़ी खुशबूदार होती है। अच्छा। और वो उसके साथ एक बड़ी अच्छी कहानी जुड़ी हुई है। किसी ने मुझे वहाँ से, लंदन से मुझे भेजा, मेरे एक दोस्त ने, और वो इतना खुशबूदार होता है कंचन जी कि अगर आप, मैंने उसे पॉलीथीन में बंद करके रख रखा, आप बाहर से भी उंगली उस पर लगाएं तो उसमें खुशबू आती है। चॉकलेट कलर की एक चीज़ डार्क कलर की होती है। और आपने शायरी में अल्फाज सुने होंगे, जुल्फ़े अंबरी, मुश्के अंबर एक इत्र का नाम होता है। इस तरह मेरा अंबर मैंने वहाँ से लिया है। जी, बड़ा सही नाम आपने अपने लिए चूज़ किया है, और ऐसी ही आपकी शायरी भी महकती है। शुक्रिया सर। कुछ आपकी किताब में हमने पढ़ा था कि आप हिंदी और उर्दू के अलावा और भी कई भाषाओं में लिखते हैं, कुछ बताएंगे आप इस बारे में? देखिए, हिंदी, मैं बात तो उर्दू की करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है उर्दू की बात करना, लेकिन हिंदी तो हमारी घुट्टी में है, तो इसलिए हिंदी की तो हम बात करें ना करें, हिंदी तो हमारे साथ है ही, जन्म से हमारे साथ है। पहले दिन से, जीवन का पहला दिन जब शुरू हुआ तब से
हमारे साथ है, इसलिए हिंदी तो है ही। हिंदी के अलावा मैं उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इन सब में मैं इन ज़बानों में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। गुरमुखी है, और इसके अलावा जो पंजाबी बोलचाल की जो पंजाबी है हमारे यहाँ, एक जो हमारे पंजाब में बोली जाती है, एक वो अनडिवाइडेड इंडिया जिसे आप कह ले, जो हिस्सा पाकिस्तान में रह गया मुल्तान का, उस इलाके में एक ज़बान बोली जाती है जिसे सराइकी कहते हैं। तो मैं सराइकी में भी मैं बड़े आराम से काम कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है उसमें काम करना। सर, गज़लों के अलावा और क्या क्या लिखते हैं आप? गज़लों के अलावा मेरी नज़में हैं जी। और गज़ल के साथ एक और चीज़ होती है जिसे हज़ल कहा जाता है, जो मतलब हल्की फुल्की हंसी मजाक की होती हैं। हज़लें भी मेरी हैं, गीत हैं, दोहे हैं, क़तात हैं, और उसके अलावा माहिए हैं, ख़मसे मैंने शुरू किए हैं। इस तरह मैं कई तरह से अपने जज्बात को दुनिया के, समाज के सामने लाने की कोशिश करता हूँ अलग अलग तरीक़े से। सर, पहला मुशायरा बहुत ख़ास होता है कि मतलब कहते हैं कि ज़िंदगी का वो ऐसा लम्हा होता है जो वो भुलाए नहीं भूलता। जी हाँ, जी। उसकी कुछ यादें, कुछ बातें हों जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? जी, बात तो बहुत पुरानी हो गई। दूरदर्शन के साथ भी और आकाशवाणी के साथ भी पुराना संबंध रहा है, और उसमें क्या होता है कि जब हम पहली बार जाते हैं समाज के सामने, ऑडियंस के सामने, अपने नाजरीन के सामने, अपने सामीन के सामने, सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, तो यकीनी तौर पर थोड़ी सी परेशानी भी होती है, घबराहट भी होती है। लेकिन चूँकि हम शायरी को, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हिंदी में साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और साहित्य को साधना भी कहा जाता है। उर्दू में ऐसी ही एक बात चलती है, शायरी को पैगंबरी का दर्जा दिया गया। तो अगर किसी सिन्फ को अगर पैगंबरी का दर्जा दिया जाए या साधना का दर्जा दिया जाए तो वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है, और हमें उसी ढंग से उसका निबाह भी करना चाहिए। जी, ये मेरा कहने का मकसद। जी सर, आपने देश में कई सारे मुशायरे हैं जो आपने अटेंड किए। आप एज अ शायर भी जाते हैं और एज अ नाजिम भी आपकी भूमिका रहती है। तो कुछ अनुभव आप अपने हमसे बताना चाहेंगे? जी, शायरी में तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार है, हिमाचल है, दिल्ली है, ये सब चलता रहा। नाजिम की हैसियत से भी, यानी एक संचालक की हैसियत से भी मैं बिहार तक में जाता रहा हूँ, पंजाब में जाता रहा हूँ। वो एक बिल्कुल शायरी से अलग हट के एक चीज़ होती है, उसमें इतने लोगों को आप मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, अपने तरीक़े से उसको कंडक्ट करते हैं। तो मेरी एक वो भी पहचान है नाजिम की हैसियत से, और मैं उसमें काफ़ी दूर तक ये काम करता रहा हूँ, काफ़ी वक्त से करता रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात कहते हैं जो सुनने में आती है कि शायरी मांगती है तन्हाई। लोगों का कहना है कि अगर कोई शायर है तो उसको अकेलापन चाहिए होता है, या कितना वक्त शायरी को देना चाहिए, या कुछ खालीपन ज़िंदगी में मतलब कुछ ऐसा खालीपन होता है जिसकी वजह से कोई शायर बनता है या उसके अंदर से शायरी जागती है। कुछ इस तरीके का आपका कोई अनुभव या फिर? अच्छी बात आप कह रही हैं। सवाल ये है कि अगर कोई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो अपने जज्बात के साथ है वो मेले में भी अकेला हो सकता है और अकेले में भी वो मेला पैदा कर सकता है। जी। हम कभी बाहर जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम सफ़र करते हैं, ट्रेन में, बस में जाते हैं, हमारे साथ कोई होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो हम अपने आप में ही एक ऐसा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं कि हम सोचते रहते हैं, कुछ बन जाता है, कोई मिसरा, कोई पंक्ति, कोई गज़ल का शेर, कुछ हो जाता है, क्योंकि जहन का काम है सोचने का। और एक शायर का जो जहन होता है वो अपने आसपास की हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है, और वो चीज़ें उसके जहन पर जब असरअंदाज होती हैं तो कहीं ना कहीं शेर के रूप में। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, आपको लगेगा कि शायरी कहाँ से आती है। वो वाक़या याद करके मुझे थोड़ी तकलीफ़ भी होती है। मैं एक रोज़ सुबह का वक्त था, मैं आ रहा था, तो एक मोहतरमा बुज़ुर्ग ख़ातून अपने कोठी के
गेट पर मिली मुझे, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, मैं उनके पास गया। मैंने कहा बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि बेटा आप गैस का सिलेंडर लगा लोगे। यकीन जानिए मुझे कितना बड़ा झटका उसमें लगा, कितनी बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। अंदर में गया तो उनके जो शौहर थे, वो चूँकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि शौहर की उम्र 2-4 साल ज़्यादा ही होती है, वो बेचारे कुर्सी में ऐसे बैठे थे कि उठ भी नहीं पाएंगे। वो खातून, वो लेडी तो गेट तक आ भी गई। मैंने सोचा इनके साथ रात को 2 बजे कोई दिक्कत हो जाएगी तो बेचारे क्या करेंगे। मैंने वो सिलेंडर उनका बदला। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाय पीजिए, क्योंकि हमने भी चाय नहीं पी है। लेकिन मैं उस चाय तो खैर नहीं पी, लेकिन मैं उस मंज़र को लेके चला आया और मंज़र मेरे जहन पर लगातार दस्तक देता रहा। तब एक शेर हुआ उसमें कि बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर। असल में ये गज़ल है कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। क्या बात, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। और दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। तो जब वो मंज़र मैंने देखा, वो मंज़र कई रोज़ तक मेरे जहन पर दस्तक देता रहा। और वो शेर देखिए कि उस हालात को मैंने कैसे कलम बंद किया। शेर यूं हुआ है कि बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर, बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। ये होता है। फिर एक और मंज़र, वो भी हमारे समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है, बड़ी तल्ख सच्चाई है कि तुम यहाँ बैठो। इसी गज़ल का शेर है कि तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल। तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। ये सब सच्चाइयाँ, कड़वी सच्चाइयाँ दिल पे दस्तक देती रहती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ लिखा और उसके बाद अपनी शायरी को पढ़ के आप उदास हो गए? ऐसा भी होता है शायरों के साथ कई बार। मेरे साथ बहुत होता है, और मेरे साथ ही नहीं होता, मेरे सुनने वालों के साथ भी होता है। क्योंकि शायरी का मकसद सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है। अगर शायरी कोई ऐसे सवाल उठाती है जिससे आपके जहन में कुछ हलचल होती है, तो शायरी की कामयाबी वही है। मैंने एक गज़ल में यूँ शुरुआत की थी कि जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। अब इस शेर को देखिए, फूल से बच्चे को भूखा छोड़ के आना और बड़े साहब के घर नहीं, बड़े साहब के घर खाना बनेगा, कैसा बनेगा उस माँ से पूछिए। इसीलिए कहते हैं ना, शेर में हर एक वर्ड की अपनी अहमियत होती है कि आप इधर से उधर नहीं कर सकते शब्द को। जो यही मैं जिस बात का जिक्र अभी कर रहा था कि वही माँ जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। ज़रा सा मुंह से झूठा करके फेंका था अमीरी ने, क्या बात, गरीबी बस वही रोटी का टुकड़ा ढूंढ लाती है। और देखिए इसमें एक बहुत कड़वा शेर है। आपने अभी बात की उदासी की। समाज में ठीक है, हम कभी कभी ऐसे दिलजोई के लिए भी, दिलबस्तगी के लिए, जिसे आप कह लें मनोरंजन के लिए भी शेर कहते हैं, ऐसा भी है। लेकिन जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं समाज की, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मिसाल के तौर पर यही गज़ल जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें एक बड़ा कड़वा शेर आता है कि वो लड़की गाँव के मेले में एक झूले पे बैठी थी। वो लड़की, अब देखिए मंजर देखिए, गांव का मेला है, सभी लोग अपने हैं, कोई बाहर का नहीं है। वो लड़की अभी शहर भी नहीं आई है, लेकिन हमारे समाज की जहनियत देखिए, वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। क्या बात। तो अब जब तक आप समाज को सोचने के लिए कुछ नहीं देंगे जी, तो मैं कहता हूँ कि शायरी का मकसद हल नहीं होता। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरा शेर किसी को उदास होता है तो वो कहीं उदास करता है, यानी वो शेर कहीं पहुँचा है। इसीलिए तो कहते हैं शायरी या साहित्य समाज का दर्पण बिल्कुल होता है। जो समाज में चल रहा होता है वो बिल्कुल होता है, आप लिखते हैं। बिल्कुल होता है। जब आप शुरू में लिखते थे और आज की डेट में जो आप लिख रहे हैं या जो आप देख रहे हैं समाज में कि जो नए शायर लिखते हैं, युवा शायर लिखते हैं, तो आपको क्या इन दोनों में क्या परिवर्तन आपको नज़र आता है और आप उसको किस तरीके से देखते हैं? सही है, गलत है, या कुछ आपने कभी
ऐसा ट्राई किया हो कुछ नए कलेवर में लिखने का, कि नया टाइप का कुछ लिखने का? आजकल बड़ा चला है ना कि उर्दू, मतलब उर्दू केवल उर्दू नहीं रही, उसमें हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो और भी शब्द हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस। मैं अपनी बात कहने से पहले मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ, मेरी बात बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी कि ये सच है, मैं वहाँ तन्हा बहुत था। जी। बच्चों को जाना पड़ता है आजकल बाहर, आप जानते हैं, बच्चे भी वहाँ तन्हा हो जाते हैं, इधर माँ बाप भी। ये सच है, मैं वहाँ तन्हा बहुत था, मगर परदेश में पैसा बहुत था। सही बात है। देखिए ये आजकल की शायरी है। सच है ये। ये सच है, मैं वहाँ तन्हा बहुत था, मगर परदेश में पैसा बहुत था। नहीं थी माँ तेरे हाथों की रोटी, वहाँ बर्गर बहुत, पिज़्ज़ा बहुत था। अब बर्गर पिज़्ज़ा जब आप पैसा खर्च करके मंगाते हैं अपने घर में, सही बात। तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको 7 दिन या 312 महीने बर्गर पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि फिर नहीं थी माँ तेरे हाथों की रोटी, वहाँ बर्गर बहुत, पिज़्ज़ा बहुत था। तो आज की जो शायरी है, अभी एक शेर मैं और आपको देता हूँ इसी सिलसिले का, कि आप उससे अंदाज़ा कर पाएंगी कि शायरी किस तरह जहनों पे असरअंदाज होती है। वो ये है कि जब हम समाज को देखते हैं, आज के हालात को ही देख लीजिए, इसमें अंग्रेज़ी के भी 1-2 लफ्ज़ आ गए हैं कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। आप चाहे तो कोरोना से भी जोड़ सकते हैं, आजकल इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन समाज की जो हालत होती जा रही है, सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही, उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया, अपने भी इश्क में वो हरारत नहीं रही। चलिए ये हम कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसी गज़ल में मैं संजीदा शेर भी कहता हूँ। मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। और एक शेर मैं चाहता हूँ कि आज अपने साथ आप रख लें, सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि इस शेर को अपने साथ रखना चाहिए। जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग, जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही। क्या बात, क्या बात। आपने देखा इस गज़ल में मैंने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही, मैंने ये लफ्ज़ भी, जो जदीद लफ्ज़ जिसको मॉडर्न डिक्शन हम कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, जदीद ज़माने के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, और जो हमारी सदियों से जो हालात हम देखते रहते हैं, जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही। एक शेर है कि तुम इसे इश्क कह रहे हो कहो, तुम इसे इश्क कह रहे हो कहो, मैंने एक दर्द की दवा ली है। जी। तो शायरी भी दवा का काम करती है कई बार, कि शायर ने तो लिख के अपना काम ख़त्म कर दिया, उसके बाद सुनने वालों पे है कि वो उसको किस चीज़ से जोड़ के देखें, क्या करें। तो कोई ऐसी शायरी, कोई नज़्म या कुछ भी? हाँ, नज़में हैं जो सोचने पर कहीं ना कहीं आपको मजबूर करेंगी। मेरी एक नज़्म थी, आजकल इसकी माहौलियात की बहुत बात होती है, जिसको आप पर्यावरण की बात कह लेते हैं, तो मैंने एक नज़्म कही थी कि कहीं हैं भीड़ के जंगल, कहीं कंक्रीट के जंगल, जिधर भी देखिए अब तो यही आलम निकलता है, ये मेरे कान में चुपके से कहकर उड़ गई चिड़िया, तुम्हारे शहर में रहने से मेरा दम निकलता है। क्या बात, क्या बात। तो ये मैंने उनकी बात की है जो बेचारे बोल भी नहीं सकते। हम तो कहते हैं जी धुआं बहुत है, शोर बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन बेज़बान जानवर कहाँ जाएं, किससे कहें। तो हमें चूँकि, और दूसरी बात आपने कही थी पुराने दौर की शायरी और आज के दौर की शायरी कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो जब समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, तो उस वक्त का समाज दिखाती है। आज हम इस वक्त का समाज दिखा रहे हैं जी। एक ज़माना था उर्दू शायरी में हुस्न व इश्क की बहुत बातें होती थी, शमा परवाना की। आजकल बड़े चुभते हुए सवाल आ रहे हैं जी। आजकल तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। मैंने अभी आपको 2 शेर सुनाए कि बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग, और तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, इतना कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। ये आज के ज़माने की शायरी है।
आज के ज़माने की जो शायरी है वो उर्दू शायरी ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू शायरी पे एक इल्ज़ाम लगता रहा एक ज़माने तक कि हुस्न व इश्क और शमा परवाना की शायरी होती रही। मैं मानता हूँ वो दौर था, लेकिन अब उर्दू शायरी ने करवट ली है और बहुत चुभते हुए सवाल समाज के सामने रखे जा रहे हैं, वो सवाल जिनका जवाब हमें चाहिए, जी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये करवट ज़रूरी भी है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलना चाहिए। जी। एक सवाल जो मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, अगर कोई नया कोई युवा शायर है तो वो चाहेगा कि मैं शायरी में ही अपना करियर बनाऊं या इसी से आमदनी का कुछ, तो ऐसा कुछ है आपके? बहुत है, बहुत है। शायरी की ज़रूरत है अपने आप को मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने जज्बात को सामने लाने के लिए। फिर एक दूसरी बात होती है जिसको सिचुएशनल शायरी कहते हैं। सिचुएशनल शायरी जैसे फिल्मों में होती है कि एक मंज़र है, उसके हिसाब से आपको शेर कहना है, नज़म कहनी है, कोई गीत कहना है। तो अगर जहाँ तक उसको मुआश यानी कि रोज़गार से जोड़कर देखा जाए तो ऐसे बहुत से वसीले हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। शायरी जो है, शायरी दिल से निकलने वाली चीज़ है, उसका दिमाग से कम ताल्लुक़ है। फिर वो प्रोफेशनल राइटर हो गया। दिमाग से ताल्लुक़ है, दिमाग से ज़रूर ताल्लुक़ है, लेकिन उतना ही ताल्लुक़ है कि आप शेर कहने के बाद, गज़ल कहने के बाद देख लें ये जो हमारा फ्रेम होता है, जो हमारी बहर होती है, जो मीटर होता है उसके, या हमारी शायरी के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उनको ये ठीक ठीक निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं। बेसिकली वो दिल से आती है बात। जी। अच्छा सर, कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न होए, कि बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही शायरी में भी होता है कि आपके उस्ताद होते हैं जिनसे आप सीखते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो कौन कौन से शायर हैं जिनसे आप प्रभावित हुए, या आपके उस्ताद कौन थे? बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, और आज के ज़माने में मेरा ख़्याल इस सवाल का जवाब ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी जो रवायत है, जो हमारी परंपरा है शायरी की, उस पर बहुत फ़ख्र है। वो फ़ख्र यूँ करता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम कमल ज़ियाई साहब, अब उनका साया मेरे सर पर नहीं है, उनके उस्ताद पद्मश्री जोश मलसियानी साहब और उनके उस्ताद दाग देहलवी साहब। तो हम दाग ख़ानदान से अपने आप को जोड़ते हैं। सिर्फ दाग देहलवी साहब का नाम लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर हम ख़ुद को दाग ख़ानदान का शायर कहते हैं तो दाग ख़ानदान की शायरी के जितने रूल्स हैं, क़वानीन हैं, लवाज़मात हैं, उन सब को हमें मानना होता है। किस लफ्ज़ का कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, किस सब्जेक्ट, किस मौजू को हम उठाएंगे, किस को हम छोड़ देंगे। तो और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात, बहुत मेरी खुशनसीबी मैं मानता हूँ कि दाग देहलवी साहब के बाद ये रवायत जोश मलसियानी साहब के पास आई, फिर कमल ज़ियाई साहब के पास आई। कमल ज़ियाई साहब ने मुझे अपने कदमों में जगह दी और मैं अंबर खरबंदा बन पाया। और हमारे यहाँ एक रवायत, एक परंपरा ये है कि तमाम शागिर्दों में से चुन के एक शागिर्द को अपना जानशीन, अगर आप हिंदी में कहें तो उत्तराधिकारी, इंग्लिश में कहें तो सक्सेसर, उसे अपना जानशीन मुकर्रर किया जाता है। और मैं दून रत्न मोहतरम कमल ज़ियाई साहब का जानशीन भी हूँ। ये तो सर, आपके उनके साथ कुछ किस्से होंगे, कुछ यादें होंगी, मैं बताता हूँ कि मेरी खुशबख्ती कहिए, बहुत बड़ी खुशबख्ती है ये कि मुझे उस्ताद के रूप में एक ऐसी शख्सियत मिली कि जिन्होंने, जैसे कुम्हार होता है ना, कहते हैं ना, वो दोहा है कि कुम्हार का काम होता है कि बर्तन के अंदर से भी हाथ दे के उसे संभाले रहे और बाहर से भी उसकी सूरत बनाए। मुद्दत हो गई उस बात को। मैं समझता हूँ कि अभी मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन फेसबुक पर यह वाक़या डाला भी था, पोस्ट किया था कि मैं उस्ताद के पास गया, एक गज़ल मैंने उनके सामने रखी, उस्ताद ने देखी और उन्होंने एक शेर को काट दिया। मैंने कहा उस्ताद क्यों काट दिया? कह रहे आप इस शेर को नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा जी इसमें क्या गलत है? तो वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में उन्होंने कहा कि इस शेर को नहीं पढ़ना। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा, लेकिन आप बताइए तो सही, मैं सीखना चाहता हूँ कि इस शेर में गलत क्या हुआ। उन्होंने कहा इस शेर में कुछ गलत नहीं है। अच्छा। मैंने कहा फिर मैं क्यों नहीं पढ़ूँगा? उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे शहर में एक शख्स ऐसा है कि इस शेर को पढ़ते ही लोग उसके बारे में सोचने लगेंगे। अच्छा।
उसमें कुछ नेगेटिव सी बात थी। मतलब इन बातों का भी ध्यान रखना हाँ, चाहिए जब कोई हम थोड़ी लिखते सी हैं। नेगेटिव बात थी। हाँ, कि आप समझ सकती हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये शेर यहाँ नहीं पढ़ोगे। मैंने कहा शेर ठीक है, कह रहे शेर ठीक है। मैंने कहा कहीं और दूसरे शहर में पढ़ लूँ, क्योंकि इस तरह के लोग तो हर शहर में होते हैं। उन्होंने कहा कहीं भी पढ़ो, देहरादून में नहीं पढ़ो। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि शायरी की बारीकियाँ सिखाने के साथ साथ उस्ताद ने किरदार की बारीकियाँ भी, चरित्र की बारीकियाँ भी हमें सिखाई हैं। और मैंने आज तक कोशिश की है, परवरदिगार से यही दुआ मांगता हूँ कि मुझे आगे भी ये तौफीक अता करे कि मैं शायरी को अपने ज़ाती गिले शिकवों के लिए इस्तेमाल न करूँ। मैंने आज तक यही किया। अच्छा, एक शेर है, कहते हैं कि दर्द मेरा जो सिर्फ मेरा हो, दर्द मेरा जो सिर्फ मेरा हो, आप किस बात के मसीहा हो। सर, आपने वो मुकाम हासिल किया है जो मतलब कई जो नए लेखक हैं, नए युवा शायर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो आपको एज अ प्रेरणादायक व्यक्तित्व के तौर पे वो आपको देखते हैं। तो आज के जो युवा शायर हैं जो लिखना चाहते हैं कि ठीक है जाने अनजाने गलतियां भी कर देते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या आपका संदेश, कोई मैसेज जो सबके काम आएगा, जो भी नया लिखना चाहता है? देखिए, भाषा, ज़बान, साहित्य ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये सैकड़ों साल से इसकी परवरिश होती आई है। उस्तादों ने इस जो ये विरासत है इसको आगे सौंपा, उन्होंने आगे सौंपा। तो हम जब अपने घराने की बात करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं दाग घराने की ही बात कर रहा हूँ, तो 100-125 साल का जो उस्तादों ने सीखा और जाना, चाहे वो ग्रामर कह लीजिए, जिसको आप ग्रामर कहें, हम अरूज़ कहते हैं शायरी का, जो शायरी का व्याकरण होता है ना, उसे अरूज़ कहते हैं। चाहे वो अरूज़ की बात हो या फिर शब्दों के, अल्फाज के इस्तेमाल की, उनके रख रखाव की बात हो, ये एक उस्ताद और शागिर्द की जो एक रिवायत है उससे ये आती है और बहुत ज़रूरी है। आजकल थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि नए लोग इस बात पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं कि मैं अपनी गज़ल या अपनी कविता या अपना गीत किसी को दिखाऊंगा तो मुझे उसके सामने छोटा होना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सीखने के लिए सीखने के लिए और उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। यहाँ तक कि हम लोग भी, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ कंचन जी चलता है जिसको कहते हैं फारिगुल इस्लाह। इस्लाह यानी कि करेक्शन, फारिग होना। हमें एक मकाम ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारे उस्ताद कहते हैं कि अब आप फारिगुल इस्लाह हैं, यानी कि अब आपको हमें गज़ल दिखाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद गज़ल कह सकते हैं, ठीक गज़ल कह सकते हैं। इवन देन, इतना होते हुए भी जब तक उस्ताद का साया सर पर होता है, हम उन्हें दिखाए बगैर गज़ल नहीं पढ़ते थे कहीं भी। जी, तो दर्शकों, आज आपने सुना जनाब अंबर खरबंदा जी को। हमने उनकी यात्रा, शायरी और उनके शायरी के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में जाना। आप हम सब के साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया तमाम नाजरीन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का शुक्रिया।